देखिए, आज का हमारा जो वीडियो है वह ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित होगा। एकदम बेसिक और बुनियादी बातों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे ताकि आगे की प्रॉब्लम जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हम लोगों ने क्लास 9th और 10th में करी थी। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में 9th में ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। देखिए, मैंने बताया 9th में हम लोगों ने कौन सी बात पढ़ी थी। क्लास 9th में हमने एक पढ़ा था, क्या होता है, एक राइट एंगल हमारा ट्रायंगल होता है। क्लास 9th में हमने देखा था कि एक राइट एंगल हमारा ट्रायंगल होता है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक एक्यूट एंगल को हम थीटा मान लेते थे। आई बात समझ में? और हम क्या करते थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो बनाने का प्रयास करते थे। 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। कौन सा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारा रेशियो था? मैंने बताया कि पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारा साइन थीटा था। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब थीटा और साइड्स के बीच में संबंध। मैंने बताया कि 6 तरह के संबंध के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। साइन थीटा हमारा क्या होता था, यह परपेंडिकुलर होता था अपन हाइपोटेनस होता था। मैंने बताया कि हमारा कॉस थीटा क्या होता था, ये बेस अपन हाइपोटेनस होता था। मैंने बताया कि टेन थीटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और ये क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था अपन हमारा बेस होता था। हम लोगों ने टेन थीटा हम लोगों ने कॉट के बारे में पढ़ा था और ये हमारा क्या होता था, बेस अपन परपेंडिकुलर होता था। हम लोगों ने सेक के बारे में पढ़ा था और ये क्या होता था, मैंने बताया हाइपोटेनस होता था अपन बेस होता था। हम लोगों ने कोसेक के बारे में पढ़ा था और ये हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होता था। देखिए, मैंने आपको बताया कि क्लास 9th में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक बेसिक बातों के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी और वो बेसिक बातें हमारी यही बातें थी। मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने बनाया था और ट्रायंगल को मेजर करने का हम लोगों ने प्रयास किया था। मैंने बताया कि वास्तव में यह ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने और जानने का एक हमारा अप्रोच है और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे मैंने बताया कि ट्रायंगल अप्रोच अथवा राइट एंगल्ड ट्रायंगल अप्रोच हम कहते हैं। समझ में आई बात? मैंने बताया था क्लास 9th और 10th में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने जो बेसिक पढ़ाई करी थी उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ट्रायंगल अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग जो है वो ट्रायंगल अप्रोच कहते हैं। मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने का एक दूसरा भी अप्रोच है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट सर्किल अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट सर्किल अप्रोच हम बोलते हैं। तो यूनिट सर्किल के बारे में डिटेल तो हम आगे देखेंगे, अभी जान लीजिए कि दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। हमने बताया कि जो हमारा जो ट्रायंगल अप्रोच होता है, ट्रायंगल अप्रोच में जो एंगल है यह मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है? मैंने बताया यह डिग्री में मेजर किया जाता है। एंगल को मेजर करने का एक तरीका है जिसे डिग्री मेजरमेंट हम कहते हैं। आई बात समझ में? एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं या मेजर करने का हम लोग प्रयास करते हैं। मैंने बताया कि जो क्लास 9th और 10th में था हमने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल अप्रोच के बारे में पढ़ाई किया था। किसके बारे में पढ़ाई किया था? हमने बताया कि ट्रायंगल अप्रोच के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया था। देखिए, दूसरी हमारी बात होती है ट्रायंगल अप्रोच में। मैंने बताया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा डिग्री में हमारा मेजर हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो अगर इसकी तुलना में हम यूनिट सर्किल अप्रोच को देखें तो यूनिट सर्किल अप्रोच इससे डिफरेंस कैसे होता है, इससे डिफरेंट कैसे होता है? मैंने बताया यूनिट सर्किल में जो एंगल होता है हमारा क्या होता है, यह रेडियन में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है बेटा? रेडियन में मेजर किया जाता है। मैंने बताया जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो क्या अंतर होता है? मैंने बताया ट्रायंगल अप्रोच में एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है
लेकिन जब हम बात करते हैं यूनिट सर्किल अप्रोच की तो एंगल हमारा किस में मेजर किया जाता है, एंगल हमारा रेडियन में मेजर किया जाता है। आई बात समझ में। यूनिट सर्किल होती क्या है, मैंने बताया ऐसी सर्किल जिसका रेडियस हमारा क्या होता है, रेडियंस मैंने बता दिया हमारा 1 होता है, माने 1 होता है, यूनिट होती है, तो ये यूनिट सर्किल होती है। और यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को फाइंड करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे यहाँ हमने फाइंड आउट जो है वो किया हुआ है। लेकिन यहाँ यूनिट सर्किल में इसको रेडियन में मेजर करने से जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि यह एंगल हमारा अब रियल नंबर हो जाता है। आगे देखेंगे कि ये कैसे रियल नंबर हो जाता है। हमने बताया कि यहाँ एंगल हमारा क्या हो जाता है, अब रियल नंबर हो जाता है। तो यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं, यह ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारा एंगल का नहीं बल्कि रियल नंबर का होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ रियल नंबर हो जाता है। तो मैंने बताया जो बेसिक डिफरेंस था वो यही था, लेकिन इस बेसिक डिफरेंस के चलते क्या हो जाता है, मैंने बताया जब हमारा रियल नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारा रेशियो फाइंड होता है तो आगे जब हम मॉडर्न मैथमेटिक्स की चर्चा करते हैं या हायर क्लासेज में हम जाते हैं और कैलकुलस वगैरह की चर्चा हम करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा क्या होता है, मैंने बताया यही अप्रोच हमारा काम करता है, यूनिट सर्किल अप्रोच ही हमारा काम करता है। क्यों? क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रियल नंबर का हमें फाइंड आउट करना होता है, एंगल का नहीं। आई बात समझ में। तो मैंने बताया इन दोनों अप्रोच में ये बेसिक डिफरेंस होता है। एक लाइन में अगर कोई पूछे तो हमें बताना है, क्या बताना है कि मैंने बताया ये जो ट्रायंगल अप्रोच होता है इसमें हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। किसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने बताया डिग्री का हम निकालते हैं, लेकिन यूनिट सर्किल में वो हमारा क्या होता है, अब वो रेडियन मेजर हो जाता है और वो हमारा क्या होता है, आगे चल के हम देखेंगे कि वो रियल नंबर के हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो जाते हैं और इसलिए आगे इसका यूटिलाइजेशन हमारा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे यही अप्रोच हमारा काम आता है। समझ में आई बात? देखिए मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के 2 अप्रोच हैं। एक हमारा ट्रायंगल अप्रोच जिसमें 9th 10th में पढ़ा था और दूसरा हमारा कौन सा अप्रोच है, मैंने बताया कि रेडियन अप्रोच है और इसमें अंतर भी मैंने बताया। मतलब हमने अपनी बात की शुरुआत कहाँ से करी, मैंने अपनी बात की शुरुआत एंगल को मेजर करने के 2 तरीक़ों से की। तो अब थोड़ा सा एंगल को देख लेंगे और इसको मेजर करने के जो 2 तरीके हैं उनको भी हम देख लेंगे ताकि बातें हमारी क्या है, एकदम बेसिक बातों से शुरू हो और सारी बात हम बेटर तरीके से क्या कर सकें, जान सकें और समझ सकें। ठीक है, देखेंगे। मैंने बताया आपको, ठीक है, कि हमारा जब हम ज्योमेट्री की पढ़ाई करते हैं तो हमें लगता है कि क्लास 5th में ही एंगल के बारे में बताया जाता है। आई बात समझ में? तो क्लास 5th में ज्योमेट्री के बारे में बताया जाता है। क्या बताया जाता है? मैंने बताया कि 2 रेज होती हैं और दोनों रेज का एक कॉमन एंड पॉइंट होता है। मैंने बताया इस कॉमन एंड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हम कॉमन एंड पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। और मैंने बताया ये कॉमन एंड पॉइंट ही हमारा क्या होता है, एंगल को फॉर्म करता है और इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम साइड बोलते हैं। ठीक है, हम साइड बोल देते हैं। ये हमारी साइड होती है एंगल की और ये हमारा एंगल होता है, ये वर्टेक्स। दैट मीन्स हमारा ए ओ अगर बी है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल ए ओ बी बोलते हैं, एंगल ओ भी बोलते हैं अथवा एंगल हमारा बी ओ ए बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक बात होती है हमारा एंगल के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है। मैंने बताया कि इसके बारे में हम लोगों ने जो है वो फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही हम लोगों ने पढ़ाई किया है और इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते और समझते हैं। अब देखिए अगली बात आती है कि एंगल की चर्चा इतनी बेसिक बात की हमने क्यों की। मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें एंगल को मेजर करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने हैं। तो मैंने बताया केवल इस डिफिनीशन से हमारा काम नहीं चलता है। ठीक है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं तो हमें एंगल की एक ब्रॉडर डिफिनीशन की ज़रूरत पड़ती है, जो डिफिनीशन हमारा क्या करे, मैंने बताया जो डिफिनीशन हमारा डायरेक्शन किधर है एंगल का उसको भी बता सके। तो मैंने बताया थोड़ा सा एक ब्रॉडर डिफिनीशन देखेंगे जिसका इस्तेमाल हमारे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो किया जाता है। ब्रॉडर डिफिनीशन में क्या बताया जाता है, ये बताया जाता है कि मान लेते हैं कि ये हमारी कोई एक रिवॉल्विंग हमारा रे है।
रिवॉल्विंग रेस दैट मीन्स हमारा जो किसी एक्सिस पे रिवॉल्व करती है। मान लेते हैं कि ओ पॉइंट है और ये ओ पॉइंट पर हमारा ओ एक्स हमारी एक रेज है जो ओ पॉइंट पर क्या करती है, रिवॉल्व करती है, माने ओ पॉइंट के चारों तरफ ये घूम सकती है। ठीक है, मैंने बताया ये रिवॉल्व करना शुरू करती है और ऐसे रिवॉल्व करना शुरू करती है। मैंने बताया इसको हमने क्या मान लिया, मान लेते हैं कि OP है और ये ऐसे रोटेट करती है और रिवॉल्व करके हमारा OX OP पर आ जाती है। मैंने बताया ये रिवॉल्व करने का हमारा जो तरीका है, ये तरीका हमारा क्या है, मैंने बताया ये तरीका हमारा एंटी हमारा जो है वो क्लॉकवाइज है। मैंने बताया अगर ये रिवॉल्व हमारी कैसे करती है, अगर ये रिवॉल्व हमारी ऐसे करती है तो मैंने बताया ये तरीका हमारा क्या होता है, ये तरीका हमारा क्लॉकवाइज कहलाता है। आई बात समझ में, घड़ी ऐसे ही तो घूमती है, घड़ी ऐसे ही तो घूमती है, तो मैंने बताया ये क्लॉकवाइज घूमने के दो तरीके हुए। तो मैंने बताया कि सामान्य तौर पर ट्रिग्नोमेट्री में जब ट्रायंगल को डिफाइन किया जाता है तो हम एक रिवॉल्विंग रेज लेते हैं और वो रिवॉल्व करके OX से OP पर चली जाती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ एक एंगल हमारा ट्रेस आउट हुआ है, ये फॉर्म हुआ है और वो एंगल हमारा कौन सा है, मैंने बताया वो एंगल हमारा XOP है। कौन सा एंगल हमारा ट्रेस आउट हुआ है, एंगल XOP। यहाँ अगर हमने बता दिया ये हमारा OX है और ये हमारा OP डैश है, तो मैंने बताया यह एंगल हमारा XOP डैश हमारा क्या होता है, एंगल XOP डैश हमारा एंगल बना हुआ है। लेकिन अब दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, मैंने बताया यह एंगल हमारा पॉजिटिव कहलाता है और यह एंगल हमारा निगेटिव कहलाता है। निगेटिव और पॉजिटिव से क्या मतलब, मैंने बताया कि जो रिवॉल्विंग रेज है अगर हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, घड़ी हमारी ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स ऐसे हुआ। मैंने बताया अगर रिवॉल्विंग रेज हमारी एंटी क्लॉकवाइज हमारी डायरेक्शन में घूमती है तो मैंने बताया उस समय एंगल हमारा क्या होगा, उस समय एंगल हमारा पॉजिटिव होगा। और घड़ी की सुई के अनुसार घूमती है तो उस समय हमारा जो है जो डायरेक्शन होगा या जो हमारा एंगल होगा वो एंगल हमारा क्या होगा, मैंने बताया कि निगेटिव होगा। तो मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में इस डिफिनीशन की ज़रूरत पड़ती है, माने रिवॉल्विंग रे को लेते हैं वो कैसे रोटेट करती है और रोटेट करके O से P पर आ गई तो पॉजिटिव एंगल XOP बना, ये ट्रेस आउट हुआ। और OP अगर हमारी क्लॉकवाइज में घूमती है तो हमारा जो एंगल जो है वो XO और P डैश बना और ये हमारा निगेटिव बना। आई बात समझ में। देखिए, तो मैंने बताया एक बात मैंने अभी आपको चर्चा किया और वो चर्चा क्या किया कि ट्रिग्नोमेट्री में जब हम लेते हैं तो एंगल को ऐसे डिफाइन करते हैं और एंगल हम पॉजिटिव और निगेटिव की भी हम चर्चा करते हैं। अब देखिए अगली बात होती है कि जब हमने क्या किया, एंगल को डिफाइन कर लिया, तो एंगल को मेजर करने के दो तरीके मैंने बताया और इन्हीं दो तरीकों के आधार पर मैंने क्या बताया था, मैंने दो अप्रोच के बारे में चर्चा किया था। तो ज़रा एंगल को मेजर करने के दो तरीकों के बारे में देख लें। पहला तरीका तो आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं, क्लास 5 से ही पढ़ाई करते हैं। पहला तरीका हमारा क्या होता है, मैंने बताया पहला तरीका हमारा डिग्री मेजरमेंट होता है। डिग्री मेज़र में एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं, मिनट में मेजर करते हैं और सेकंड में मेजर करते हैं। बात यह है कि डिग्री, मिनट और सेकंड हमारा होता क्या है। देखिए मैंने बताया कि एक कंप्लीट रोटेशन को मान लेते हैं, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ एक कंप्लीट हमारा रोटेशन है। आई बात समझ में, ये हमारा जो है रिवॉल्विंग रे है और यह हमारा एक कंप्लीट रोटेशन में हमारी होती है, एक कंप्लीट रोटेशन यहाँ से गई और फिर हमारी यहीं आई। मैंने बताया वन कंप्लीट रोटेशन को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 360 जैसे 4 इक्वल पार्ट में हमने ऐसे डिवाइड किया, इसके बाद 8 इक्वल पार्ट्स में हमने ऐसे डिवाइड किया, उसी तरीके से 360 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। और मैंने बताया कि 1 पार्ट हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 डिग्री को वो रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने बताया डिग्री मेजरमेंट में हमारा 1 डिग्री किसके बराबर होता है, मैंने बताया 1 हमारा रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, और अपन 360 इसको जो है वो बताता है। समझ में आई बात। मैंने बताया जो हमारा 1 डिग्री होता है
1 डिग्री होता है वह हमारा किसको बताता है? मैंने बताया कि जो 1 डिग्री होता है वह हमारा 1/360 पार्ट को बताता है। मतलब एक कंप्लीट रोटेशन के 360 पार्ट कर देते हैं, 360 पार्ट, तो 1 पार्ट हमारा किसको बताता है? 1 पार्ट हमारा 1 डिग्री को बताता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, देखिए अभी याद कर लीजिएगा। देखिए मैंने बताया अब हमारा 1 मिनट क्या होता है। मैंने बताया 1 डिग्री को अगर हम 60 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, आई बात समझ में? 1 डिग्री को हम 60 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो जो 1 पार्ट होता है, इधर देखिए हमारी तरफ, मैंने बताया कि अगर हम 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो 1 पार्ट 1 मिनट को बताता है। आई बात समझ में? मतलब हमारा 1 मिनट क्या होता है? 1/60 हमारा डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमारा 1 डिग्री इज इक्वल टू हमारा 60 मिनट। ध्यान रखिए ये 1 डैश करते हैं तो ये मिनट को बताता है। आई बात समझ में? अब बात आती है कि हमारा 1 हमारा सेकेंड किसके बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने बताया सामान्य तौर पर क्या होता है, 1 मिनट को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे 1 मिनट का एंगल हमारा है और इसको हम 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो 1 पार्ट होता है तो वो 1 सेकेंड को बताता है। तो बहुत आसान है, याद करने का एक तरीका है। और याद करने का क्या तरीका है? मैंने बताया कि 1 डिग्री बराबर 1 हमारा 360 हमारा रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या बताया, 1 हमारा मिनट किसके बराबर होता है? तो 1 हमारा 60 डिग्री के बराबर होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा 1 डिग्री इज इक्वल टू हमारा 60 मिनट होता है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अगली बात हमारी होती है हमारा 1 सेकेंड। देखिए डबल डैश के द्वारा डिनोट करते हैं। मैंने बताया जब हम 1 मिनट को क्या करते हैं, हम 60 इक्वल पार्ट्स में हम बांट देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? मैंने बताया वो 1 सेकेंड के बराबर हो जाता है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा 1 मिनट इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, हमारा 60 हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है, या 60 हमारा सेकंड हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, याद करने का एक तरीका हुआ। आई बात समझ में? ये हमारा एक याद करने का तरीका हुआ कि 1 डिग्री किसके बराबर होती है? एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, उसको 360 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं तो जो 1 पार्ट होता है वो हमारा 1 डिग्री को बताता है। दूसरी बात, जब 1 डिग्री को हम 60 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो 1 पार्ट हमारा क्या होता है, हमारा 1 मिनट को बताता है। और जब 1 मिनट को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो 1 पार्ट हमारा 1 सेकेंड को बताता है। ये बात आपको समझ में आई? कहीं कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो तो बताइए। समझ में आ रही है? ठीक, देखिए अभी तक हमने 2-3 बातों के बारे में चर्चा किया। क्या चर्चा किया? पहली बात मैंने बताया कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाई करने के हमारे 2 अप्रोच रहे। पहला हमारा ट्रायंगल अप्रोच रहा और दूसरा हमारा क्या रहा, यूनिट सर्किल अप्रोच रहा। मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के हमारे 2 अप्रोच रहे। पहला अप्रोच हमारा क्या रहा, ट्रायंगल अप्रोच रहा और दूसरा अप्रोच हमारा क्या रहा, यूनिट सर्किल अप्रोच रहा। मैंने बताया दोनों में बुनियादी और बेसिक अंतर क्या है। ट्रायंगुलर अथवा ट्रायंगल अप्रोच में हमने एंगल को डिग्री में मेजर किया और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमने डिग्री में निकाले, माने साइन थीटा निकाला। आई बात समझ में? कॉस थीटा निकाला, टेन थीटा निकाला। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो माने थीटा का साइड्स के साथ संबंध, 6 तरह के संबंध हमने निकाले। मैंने बताया वहीं अगर हम बात करते हैं यूनिट सर्किल अप्रोच की, तो यूनिट सर्किल अप्रोच में हमने देखा कि एंगल को हमने रेडियन में मेजर किया और बाद में हम देखेंगे कि वास्तव में आप रेडियन समझ सकते हैं या फिर उसको साइन एक्स लिख सकते हैं, अर्थात वो रियल नंबर को एक्स रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अगले चैप्टर में हम लोग डिटेल जो है वो चर्चा करेंगे जब यूनिट सर्किल पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम पर डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरी बात मैंने बताया कि बात अगर एंगल से हमारी शुरू होती है, दैट मीन्स तो एंगल को देखना पड़ेगा। ज्योमेट्री में एंगल को डिफाइन करने का तरीका था कि जो कॉमन पॉइंट होती है, कॉमन एंड पॉइंट ऑफ 2 रेज हमारी होती है, वो हमारा एंगल बताता था।
मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में एक ब्रॉडर डिफिनीशन की ज़रूरत होती है और ट्रिग्नोमेट्री में हमारा एंगल कैसे ट्रेस आउट होता है, रिवॉल्विंग रेज के द्वारा। मैंने बताया रिवॉल्विंग रेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन को डिटरमाइन हमें करना होता है। तो मैंने बताया रिवॉल्विंग रेज अगर हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो एंगल हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और रिवॉल्विंग रेज अगर हमारी क्लॉकवाइज घूमती है तो हमने बताया हमारा एंगल क्या होगा। मैंने बताया जब क्लॉकवाइज घूमती है तो हमारा जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारा कैसा बनेगा, मैंने बताया निगेटिव बनेगा। देखिए, एंगल को बताने के बाद तीसरी चर्चा मैंने किया डिग्री मेजर और हमारा रेडियन मेजर की। तो अभी हमने डिग्री मेजर के बारे में बताया, हमारा 1 डिग्री किसके बराबर होता है। मैंने बताया कि 1 डिग्री हमारा जो है अगर कंप्लीट सर्किल को 360 पार्ट में बांट दें तो 1 पार्ट को बताता है। उसी तरह हमारा डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में हम बांट देते हैं तो 1 मिनट को बताता है 1 पार्ट, और उसी तरह हम 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो 1 पार्ट हमारा 1 सेकंड को बताता है। इतनी बातों के बाद अब अगली बात हमारी होती है कि डिग्री मेजर के बाद रेडियन मेजर क्या होता है। ये एक नई चीज़ है जो क्लास 11th में आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है कि एंगल को रेडियन में कैसे मेजर किया जाता है और 1 रेडियन हमारा किसके बराबर होता है। देखिए, मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। मैंने बताया हम एक सर्किल लेते हैं, ठीक है, एक सर्किल लेते हैं। ये यूनिट सर्किल नहीं है, सर्किल चाहे छोटी हो या बड़ी हो अपने हिसाब से हम सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। आई बात समझ में। सर्किल मतलब हम कहेंगे वी ड्रॉ अ सर्किल, ठीक है, विथ अ सेंटर हो, ठीक है, उसका कोई भी मेजरमेंट हो सकता है। हमने ये सर्किल बना लिया, इसका मेजरमेंट है। मैंने बताया ये हमें किसको बताता है, मैंने बताया ये हमारा आर अथवा रेडियस को बताता है। ये हमारा किसको बताता है, आर अथवा रेडियस को हमारा बताता है। ठीक है, मैंने बताया ये हमारी एक सर्किल हो गई। सर्किल का सेंटर हमारा क्या होता है, हमारा ओ है, और हमारा आर हमारा रेडियस को बताता है। मैंने बताया रेडियस मान लेते हैं कि हमारा 3 सेंटीमीटर का है, मान लेते हैं, और ये लीनियर डिस्टेंस हमारी यहाँ आर्क हम लेंगे वो भी हमारा 3 सेंटीमीटर का है। माने ये आर्क हमारा ए बी जो है वो कितने के बराबर होगा। मैंने बताया आर्क ए बी इज इक्वल टू अभी हमारा 3 सेंटीमीटर। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा ओ ए, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा ए बी। वो हमारा मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो आर्क ए बी भी हमारा जो है वो 3 सेंटीमीटर का होगा। समझ में आई बात। मैंने बताया एक ऐसा हमें सर्किल ड्रा करना है जिस सर्किल की रेडियस हमारी 3 सेंटीमीटर है, और मैंने बताया हमने ए से आर्क भी लिया ए बी, और आर्क भी हमारा 3 सेंटीमीटर का है। मतलब हमने बताया कि हमें एक सर्किल बनानी है और उस पर एक आर्क हमें बनाना है। आर्क की जो लीनियर लेंथ है वो हमारी कितने के बराबर है, मैंने बताया लीनियर लेंथ हमारी रेडियस के बराबर है। समझ में आया। मैंने बताया अब इस आर्क के द्वारा, मतलब आर्क हमारा ए बी के द्वारा जो सेंटर पर हमारा एंगल बनता है उस एंगल को हम 1 रेडियन कहते हैं। मतलब हमारा एंगल ए ओ बी 1 रेडियन के बराबर होगा। रेडियन को ऐसे 1 इस तरीके से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में। तो आपको समझ में आया, क्या समझ में आया कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है। अगर एंगल को मेजर करने का एक तरीका रेडियन है तो रेडियन को हम कैसे मेजर करते हैं। रेडियन को हम इस तरीके से मेजर करते हैं। मैंने बताया रेडियन हमारा वह एंगल है जो सेंटर पे बनता है, सर्किल के सेंटर पे बनता है। मैंने बताया किसके द्वारा बनता है, मैंने बताया आर्क के द्वारा बनता है। मैंने बताया कौन से आर्क के द्वारा बनता है, मैंने बताया आर्क की लंबाई हमारी क्या होती है, रेडियस के बराबर होती है। यदि आर्क की लंबाई हमारी रेडियस के बराबर है तो उस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर हमारा एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है, मैंने बताया 1 रेडियन के बराबर होता है। आई बात समझ में। मैंने बताया आर्क के द्वारा, किस आर्क के द्वारा, मैंने बताया जिस आर्क की लीनियर हमारी लंबाई, ठीक है, वो किसके बराबर हो, रेडियस के बराबर हो। इस आर्क की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और रेडियस की भी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो मैंने बताया ऐसे कंडीशन में इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर हमारा एंगल बनेगा वह एंगल हमारा 1 रेडियन कहलाएगा। बहुत क्लियर कट है।
आपको 1 रेडियन समझ में आया और आपने 1 डिग्री को समझा। तो मैंने बताया कि एंगल को मेजर करने के ये हमारे 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके हैं? मैंने बताया पहला तरीका डिग्री मेजरमेंट है और दूसरा तरीका रेडियन मेजरमेंट है। डिग्री के बारे में आप शुरू से ही पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप बात करेंगे रेडियन के बारे में तो आप भी जान गए कि हमारा सर्किल होती है, कोई भी सर्किल होती है, मैंने बताया कि उस सर्किल में रेडियस के बराबर अगर हमारा आर्क होता है तो उस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर हमारा एंगल बनता है 1 रेडियन के बराबर होता है। सारी बात समझ में आई? ठीक है, आगे की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है, रेडियन के बारे में। रेडियन हमारा क्या होता है? रेडियन हमारा कांस्टेंट एंगल होता है, उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है? फिक्स होती है। 1 रेडियन कितना होगा उसकी वैल्यू हमारी फिक्स होती है। देखिए, मैंने बताया कि अगर सर्किल हमारी बड़ी होती है यानी रेडियस बड़ा है तो रेडियस के इक्वल आर्क भी बड़ी होगी, तो उस केस में भी हमारा क्या होगा? 1 रेडियन उतना ही होगा जितना छोटी सर्किल में होगा, क्योंकि छोटी सर्किल में क्या होगा? अगर रेडियस हमारी छोटी है तो हमारी वो आर्क भी हमारी छोटी होगी। आई बात समझ में? तो देखिए, मैंने आपको बताया रेडियन इज़ हमारा कांस्टेंट एंगल। रेडियन हमारा क्या होता है? रेडियन हमारा जो है वो कांस्टेंट एंगल होता है। मैंने बताया बेसिक ज्योमेट्री से हम इस बात को प्रूफ कर सकते हैं। बेसिक ज्योमेट्री हमारी क्या बताती है? बताती है कि अगर यह एंगल हमारा AOB को लिया जाए और टोटल सरकमफ्रेंस को लिया जाए, माने हमारा 360 को लिया जाए, तो एंगल अपन 360 इसका जो संबंध होता है वह वही होता है जो इस एंगल को जो आर्क बनाती है और इस एंगल को जो आर्क बनाती है। इस एंगल को आर्क हमारा जो है AB बनाई हुई है तथा इस एंगल को हमारा आर्क क्या बनाया है? सरकमफ्रेंस बनाया है। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB अपन हमारा क्या होता है? 360 इज इक्वल टू आर्क AB हमारा है, इसको R हम कह सकते हैं, इसकी लंबाई R के बराबर है और सरकमफ्रेंस को हम 2πr लिख सकते हैं भैया। देखिए, R से हमारा कट गया। मैंने बताया कि हमारा एंगल हमारा AOB ये किसके बराबर हुआ? हमारा 360 हुआ अपन हमारा 2π के बराबर हुआ। मैंने बताया हमारा 2 से ये कट गया 180 आया, तो मैंने बताया हमारा एंगल AOB हमारा किसके बराबर हुआ? 180 अपन हमारा पाई के बराबर हुआ। यहाँ हम एक बात देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कि एंगल AOB हमारा किसके बराबर है? ये हमारा 1 रेडियन के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारा AOB की जितनी रेडियस है उतनी ही हमारी क्या है? आर्क की लंबाई है। तो ये AOB 1 रेडियन के बराबर हुआ, तो 1 रेडियन की वैल्यू 180 अपन पाई आई और ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो मैंने बताया कि हमारा 1 रेडियन की वैल्यू में R कहीं नहीं आ रहा है, रेडियस हमारी कहीं नहीं आ रही है। यह क्या इम्प्लाइज करता है? यह इम्प्लाइज करता है कि रेडियन मेजरमेंट दैट मीन्स 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है वह रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, अर्थात वो कांस्टेंट होती है। और वो कितने के बराबर होती है? हमारा 180 अपन पाई के बराबर होती है। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए, 1 रेडियन बराबर 180 अपन पाई, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात आपको याद करनी है। और हम जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसे 1 हमारा क्या कर सकते हैं? 1 रेडियन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 180 और अपन हम 3.14 करते हैं। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू 57 डिग्री हमारा क्या होता है? 16 मिनट और 22 हमारी सेकंड आती है। यह हम कह सकते हैं अप्रॉक्स कि हमारा 57 डिग्री और हमारा क्या होगा? 16 मिनट होती है। समझ में आई बात? तो मैंने बताया कि हमारा क्या होता है, हमने बताया रेडियन, पहली बात बताया कि रेडियन हमारा कांस्टेंट एंगल होता है। 1 रेडियन की वैल्यू हमारी फिक्स होती है। सर्किल अगर हमारा छोटा होगा तो रेडियस हमारी छोटी होगी, तो मैंने बताया क्या होगा, जो आर्क भी हमारी छोटी होगी क्योंकि रेडियस के बराबर ही आर्क होगी। मैंने बताया अगर बड़ी सर्किल होगी तो मैंने बताया रेडियस हमारी बड़ी होगी तो हमारा क्या होगा, हमने बताया कि जो आर्क होगी वो भी हमारी बड़ी होगी। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया
क्या बताने का प्रयास किया कि हमारा जो रेडियन होता है वो हमारा कांस्टेंट एंगल होता है, मतलब उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, वो फिक्स होती है। और हमने निकालने का प्रयास किया, पाई रेडियन हमारा किसके बराबर आया, 180 डिग्री के बराबर आया, 180 डिग्री के बराबर आया। मैंने बताया कि अगर हम देखने का प्रयास करें कि 1 रेडियन को अगर हम एंगल में बदलते हैं तो वह कितने के बराबर होता है, मैंने बताया 1 रेडियन 57 डिग्री और 16 मिनट के बराबर होता है। कहीं कोई डाउट है? सारी बात समझ में आई? तो देखिए रेडियन हमारा फिक्स हुआ। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री को भी रेडियन में बदल सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे देखिए मैंने बताया पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन अपन 180, ठीक है। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22 अपन हमारी 7 होती है अपन 180, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 22 अपन 7 इंटू हमारा 1 अपन हमारा 180 हो जाएगा बराबर हमारा 1 डिग्री हो जाएगा भैया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 0.0 हमारी कुछ समथिंग आती है। आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो बस आपको ये सारी बात नहीं याद करनी है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हमारे क्या आते हैं, जैसे रेडियन को डिग्री में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जब वहाँ क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन हम हर टॉपिक पे बताएंगे, तो ये सॉल्व करना हम आपको वहाँ सिखा देंगे। समझ में आई बात? तो देखिए अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि एंगल को मेजर करने के हमारे 2 तरीके हुए। पहला हमारा डिग्री मेजरमेंट और हमारा रेडियन मेजरमेंट। रेडियन के बारे में मैंने आपको बताया कि रेडियन हमारा कितने के बराबर होता है, आपको ये बात समझ में आई। और हमने आपको यहाँ डिफाइन किया कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है और रेडियन हमारा कांस्टेंट एंगल होता है। और रेडियन को हम कैसे डिग्री में बदलते हैं और डिग्री को हम कैसे रेडियन में बदलते हैं, इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक है। अब आगे वाली बात देखेंगे। देखिए यूनिट सर्किल से एक रिलेटेड हमारा एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत ही ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और इस पर हमारे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो देखने का प्रयास करेंगे। देखिए मैंने बताया कि हमारा अगर एक सर्किल हमारा दिया गया है, हमारा ये एक सर्किल जो है मैंने ड्रॉ किया है। मैंने बताया द सर्किल हैविंग अ सेंटर ओ होता है। सर्किल का सेंटर हमारा क्या है, ओ है, और इसकी रेडियस हमारी क्या है, आर है। ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने बताया कि इस सर्किल पर हमारे 2 आर्क दिख रहे हैं। एक छोटा आर्क हमारा ए बी दिख रहा है और एक बड़ा आर्क हमारा ए पी जो है वो दिख रहा है। मैंने बताया कि जो बड़ा आर्क है ए पी है, इसकी लंबाई हमारी एल होती है, एल मान लेते हैं। और मैंने बताया ये जो हमारा छोटा हमारा आर्क है ए बी, इसकी लीनियर जो लेंथ है वो हम आर मान लेते हैं, जो रेडियस के बराबर है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? बहुत सामान्य बात है। मैंने बताने का प्रयास किया कि एक सर्किल है और सर्किल की रेडियस हमारी आर है। यहाँ 2 आर्क हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला एक आर्क हमारा ए बी है, ये छोटा आर्क है। मैंने बताया ए बी की लीनियर लेंथ कितनी है, मैंने बताया आर के ही बराबर है। तो मैंने बताया ए ओ पी हमारा 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितनी रेडियस है उतनी ही आर्क है। तो एंगल यहाँ जो सेंटर पर हमारा बनेगा वो एंगल क्या होगा, 1 रेडियन का हमारा बनेगा। क्लियर है? देखिए दूसरा हमारा आर्क हमारा क्या है, दूसरा आर्क हमारा जो है वो एल है। मैंने बताया तो इस आर्क के द्वारा हमारा एंगल ए ओ पी हमारा बन रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया कि इस आर्क एल के द्वारा जो एंगल हमारा बन रहा है थीटा रेडियन, वो क्या होता है, थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपन आर होता है। यही थ्योरम है और इसी बात को हमें जो है देखना है। समझ में आई बात? देखिए मैंने बताया कि बेसिक ज्योमेट्री से हम क्या जानते हैं, बेसिक ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि एंगल ए ओ पी हमारा क्या हुआ, एंगल हमारा ए ओ पी और अपन हमारा एंगल ए ओ बी, एंगल हमारा ए ओ बी,
इनमें जो रेशियो होता है वो कितना रेशियो होता है, मैंने बताया इनमें जो रेशियो होता है वही होता है जो इनके आर्क का रेशियो होता है। ये बेसिक ज्योमेट्री बताती है। इस एंगल और इस एंगल का जो रेशियो होता है वो वही रेशियो होता है जो इसके आर्क का, माने इस एंगल को बनाने वाले आर्क का और इस एंगल को बनाने वाले आर्क का रेशियो होता है। तो देखेंगे एंगल AOP, एंगल AOP का आर्क हमारा क्या है, आर्क हमारा AP है। आई बात समझ में। और मैंने बताया AOB का हमारा आर्क हमारा क्या है, हमारा AOB का आर्क हमारा जो है वो AB है। कहीं कोई डाउट है भैया, समझ में आ रही है बात सारी। देखिए मैंने बताया AOP, एंगल AOP को हमने क्या माना है, हमने थीटा माना है रेडियन में, और अपन AOB हमारा AOB ये हमारा 1 रेडियन के बराबर होगा। क्यों 1 रेडियन के बराबर होगा, क्योंकि मैंने बताया जितनी हमारी रेडियस है उतनी ही हमारी आर्क है, और उस केस में जो एंगल बनता है वो एंगल हमारा 1 रेडियन के बराबर होता है। तो मैंने बताया 1 रेडियन इज इक्वल टू AP की लेंथ हमारी L है और हमारा क्या है, हमारा AB की लेंथ हमारी R है। तो मैंने बताया यहाँ हमारा क्या होगा, थीटा रेडियन इज इक्वल टू L/R हो गया। देखिए मैंने बताया अगर हमारा क्या होता है, यदि L/R के बराबर है तो थीटा रेडियन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा R/R, देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हमने बताया L और R हमारे बराबर हो गए तो उस केस में मतलब ये पॉइंट यहाँ आ गया तो थीटा हमारा क्या हो गया, 1 रेडियन के बराबर आ गया। देखिए इस बात से एक हमारा यूनिट सर्किल का जो अप्रोच है उससे एक बहुत बड़ी बात हमारी जो है डिड्यूस होती है। कौन सी बात डिड्यूस होती है, देखिए मैंने आपको बताया कि थीटा हमारा रेडियन इज इक्वल टू L/R। मैंने बताया L की जो यूनिट है यह लीनियर यूनिट दोनों की सेम है, दोनों हमारी लेंथ की यूनिट है, और ये आर्क को हम लीनियर यूनिट में लिए, जैसे सेंटीमीटर मीटर ऐसे लिया जाता है उस तरीके से हम लेते हैं। मैंने बताया यूनिट दोनों की सेम है, तो मैंने बताया क्या होता है, यूनिट और यूनिट हमारी क्या हो जाती है, यूनिट और यूनिट हमारी क्रॉस हो गई। तो हम कहते हैं कि थीटा रेडियन हमारी क्या होगी, हैव हमारी नो यूनिट। मैंने बताया हमारा L/R की कोई यूनिट नहीं होती है, L/R मैंने बताया नो यूनिट, इसकी हमारी क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती है, ये रियल नंबर हो जाता है। तो ये आपको समझने का है। जैसे थीटा हमारा दिया गया है तो उसको या तो आप रेडियन मेजर मान सकते हैं, इतना रेडियन, या उसको आप क्या मान सकते हैं, रियल नंबर मान सकते हैं। आई बात समझ में। तो मैंने बताया इसीलिए यूनिट सर्किल पर जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे जो है वो निकाले जाते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड किया जाता है, तो मैंने बताया वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ रियल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया L/R ये दोनों की यूनिट सेम थी जो हमारी क्रॉस हो गई। मैंने बताया L/R जो रेशियो है इसकी अब कोई यूनिट नहीं रही। आई बात समझ में। तो आप जो एंगल दिया गया है उसको आप थीटा रेडियन माने, 2 रेडियन, 3 रेडियन माने, या आप उसको समझें कि यह हमारा रियल नंबर है, बात हमारे एक ही है। तो मैंने बताया यूनिट सर्किल पर जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम फाइंड करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम रियल नंबर का फाइंड करते हैं, माने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रियल नंबर हमारा होता है। और इसी कारण से क्या है, मैंने बताया आगे जब हम मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं, मॉडर्न मैथमेटिक्स की या कैलकुलस की, तो यूनिट सर्किल अप्रोच का ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। समझ में आई बात। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री सामान्यतः हमारा जो है जो 11th की ट्रिग्नोमेट्री है ये 9 पार्ट में डिवाइड है। जो पहला पार्ट हमारा है वो क्या है, वो हमारा बेसिक, यही डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र, और इन दोनों को एक दूसरे में बदलना, माने इंटरचेंजिंग पर हमारा आधारित है। तो पहला जो चैप्टर है वो हमारा इसी पर आधारित है। इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से हम आप रियल नंबर से हम शुरुआत करेंगे। तो अगले वीडियो में हमारा क्या होगा, अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक सवाल जो इस पहले चैप्टर पर हमारे बेस्ड हैं वो हम बताने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।